Hello and welcome back, dear students. Today we will not be talking about the physiology. Today's session is about something else. Um, I have been teaching here in Rawalpindi Medical University for quite some time, and so many people so many students who are coming into the medical school. Either they are from the MBBS program or from the paramedical sciences, from the BS nursing program or the DPT or the MLT, optometry. So many students come here with some American dream, right? So मैंने ये सोचा कि why not to make a video on the career counseling, और मैं कोशिश करूंगा कि हर वीक में एक आधी वीडियो जो है वो कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी बना दी जाए। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के, वो होते हैं रिगार्डिंग दिस USMLE एग्जामिनेशन। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो ऑन द USMLE। आज की वीडियो के अंदर हम बेसिकली USMLE के जितनी डिटेल है कि बेसिकली USMLE है क्या, कौन कौन से इसकी गवर्निंग बॉडीज हैं, USMLE के स्टेप्स कितने हैं, इसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है, इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, और लास्ट के इसके वीडियो पे मतलब मैं स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 तीनों के बारे में ही बात करूंगा। और इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों के लिए बड़े मतलब इजी हैं कि वो उसको कर सकते हैं, और जो बाकी स्टेप्स हैं वो किस तरीके से आगे आप उसमें अप्लाई और क्या क्या प्रोसीजर है। और लास्ट पे जो मेरा अपना एक सजेशन है रिगार्डिंग द USMLE, तो उस पे भी हम बात करेंगे कि क्या करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड टू माय चैनल, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप उसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको भी रिसीव होती रहें। सो व्हाट इज बेसिकली USMLE? USMLE जो है वो इट इज गवर्नड बाय अ कमेटी। इसके अंदर चार जो हैं वो कमेटीज हैं। इसके अंदर ECFMG है नंबर 1, नंबर 2 FSMB है, फेडरेशन ऑफ स्टेट मेडिकल बोर्ड्स। ठीक है, इसके अलावा जो है वो USMLE का एग्जाम कंडक्ट करने में NBME है, जो जिसको हम कहते हैं नेशनल बोर्ड्स ऑफ मेडिकल एग्जामिनर्स, और इसके अलावा एक पब्लिक कमेटी भी है। सो दीज 4 गवर्निंग बॉडीज मेक द USMLE। अच्छा, before applying for the USMLE, you must have to pass the 3 steps of the USMLE। और इसके अंदर जो और ये जो तीनों के तीनों स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, ये बेसिकली FSMB और जो NBME है, नेशनल बोर्ड्स ऑफ मेडिकल एग्जामिनर्स, ये बेसिकली वो गवर्निंग बॉडीज हैं जो कि USMLE को कंडक्ट करवाती हैं। अगर हम बात करें USMLE स्टेप 1 क्या है, बेसिकली ये आपके पास 1 डे एग्जामिनेशन होता है। 8 आवर्स का ये सेशन है हमारे पास। ठीक है, और इस 8 आवर के सेशन को डिवाइड इस तरह से किया गया है कि इसके अंदर टोटल 7 ब्लॉक्स होते हैं एग्जाम के। ओके, और हर ब्लॉक जो है वो ऑलमोस्ट 60 मिनट्स का होता है, यानी कि 1 घंटे का एक ब्लॉक होता है। ठीक है, तो 7 ब्लॉक्स होते हैं और 1 घंटे का एक ब्लॉक होता है। इसके अंदर जो ब्रेक है वो आपको ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की इसमें ब्रेक होती है। 15 मिनट्स जो है वो ऑप्शनल ट्यूटोरियल के होते हैं, तो 1 आवर की आपको ब्रेक इसमें मिल जाती है। इसमें एक चीज़ ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एक ब्लॉक जो है वो जल्दी ख़त्म कर लिया और उसके अंदर आपने 10 मिनट अगर आपने बचा लिए हैं, तो डेफिनेटली उस ब्रेक के अंदर वो जो फिर आपकी ब्रेक है वो 1 आवर की नहीं रहती, बल्कि वो 70 मिनट्स की हो जाती है। तो अगर आप जितना टाइम इसके अंदर बचाते रहेंगे तो आपकी ब्रेक का टाइम इसके अंदर बढ़ जाता है। जो लोग एग्जाम दे रहे होते हैं वो अपने मुताबिक ब्लॉक्स को लेकर चलते हैं। कई बार उनका तरीकेकार ये होता है कि कोई शख्स जो है वो 2 ब्लॉक के बाद जो है वो उठकर आ जाता है और 5-10 मिनट की ब्रेक ले लेता है। कुछ 4 ब्लॉक्स के बाद उठ के आते हैं, वो डायरेक्ट ब्रेक लेते हैं। सो इट इज़ अप टू यू कि आप इस ब्रेक टाइम को कैसे कंज्यूम करना चाहते हैं। लेकिन ये है कि इट इज़ एडमिनिस्टर्ड इन 1 8 आवर टेस्टिंग सेशन। ठीक है, अब इस एक जो आपके पास ब्लॉक होता है, उस एक ब्लॉक के अंदर द क्वेश्चंस कैन नेवर एक्सीड 40। ठीक है, मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस हो सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स या जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर वो कभी भी 280 से ऊपर नहीं जाते। ठीक है, और इन क्वेश्चंस के अंदर जहां पर बेसिक मेडिकल साइंसेज को तो टेस्ट किया ही जाएगा, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है और एग्जाम सिलेबस क्या है। लेकिन
उन बेसिक जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके अलावा कुछ इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें जेनेटिक्स है, एजिंग है, इम्यूनोलॉजी है, न्यूट्रिशन है, मोलेकुलर एंड सेल बायोलॉजी से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। दीज आर बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज। अब इसके अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है बेसिकली? सबसे पहले तो आपने अपना जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको आपने चेक करना होता है, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका बेस्ट वे बेसिकली ये होता है कि आप जिस भी मेडिकल स्कूल या मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स के अंदर आप अपनी यूनिवर्सिटी को देख लें कि वो वहाँ पर इनलिस्टेड है भी सही या नहीं। ये हमारे पास एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका जो होम पेज है वो इस तरह का दिखता है, तो यहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हैं। देन क्या है कि आपने जो है स्टेप वन की जो आपके पास जो है वो इसके पास करने का मतलब क्राइटेरिया क्या है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप वन के अंदर पहले ये होता था कि स्टेप वन के अंदर स्कोरिंग सिस्टम था, स्कोरिंग सिस्टम पहले होता था। लेकिन अब जो रीसेंट गाइडलाइंस हैं, रीसेंट गाइडलाइंस के अंदर जो है वो स्कोरिंग सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। अब टेस्ट या तो पास होता है या फेल होता है। और ये मेरे ख्याल से जो यूएसएमएलई ने जो है ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया कि स्टूडेंट्स को सिर्फ पास और फेल किया जाता है। और ये आपके सामने उनका नोटिफिकेशन है जो कि ये 25 जनवरी 2022 से ये जो है प्रिंसिपल इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है? असल में प्रॉब्लम ये होती थी कि क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर जो है वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके अंदर एक मेंटल स्ट्रेस, एक डिप्रेशन डेवलप हो रहा था कि यूएसएमएलई को पास तो उन्होंने करना ही करना है, लेकिन अच्छे स्कोर्स भी लेने हैं, तो वो एक अलहदा स्ट्रेस था उसके ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर। और एक वो आए भी नए नए होते हैं एमबीबीएस के अंदर, तो इस डिप्रेशन से उनको रिमूव करने के लिए उन्होंने जो है वो इनको सिंपल जो है वो पास एंड फेल क्राइटेरिया पे लेके चले गए हैं, उसके अंदर स्कोरिंग सिस्टम नहीं है। वरना पहले जब स्कोर्स होते थे तो जिनके अच्छे स्कोर्स होते थे उनको रेजिडेंसी ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर उनके रेजिडेंसी मिलने के चांसेस बढ़ जाते थे। सो नाउ दे हैव मेक इट इजी के जी आप सिर्फ उसको पास करें या फेल करें, ठीक है? और पास एंड फेल क्राइटेरिया बेसिकली इसमें जो अभी की जो रिसेंट गाइडलाइंस है उसमें 196 जो स्कोर्स हैं वो आपके पास पासिंग स्कोर्स होते हैं, ठीक है? इस पे भी हम आगे बात करेंगे कि बेसिकली कितने क्वेश्चंस हैं और कैसे मार्किंग होती है। सो टू सेव योर बर्नआउट एंड डिप्रेशन, इसको इसके लिए उन्होंने जो है वो एक सिस्टम डिवाइस किया है जिसके अंदर सिर्फ आप या तो पास होते हैं या फेल होते हैं, मार्क्स डजेंट मैटर। हाँ जी, मेन क्वेश्चन ये आता है कि आप स्टेप वन कब दे सकते हैं? सो राइट आफ्टर फिनिशिंग योर सेकेंड ईयर ऑफ एमबीबीएस आप जो हैं वो स्टेप वन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर तक आप अपनी बेसिक साइंसेज जिसको यूएसएमएल स्टेप वन टेस्ट करता है उसको आप कवर कर चुके हैं। तो आपको जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लेटर इशू हो जाता है, और जो बोर्ड है वो आपके सेकेंड ईयर एमबीबीएस के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है? तो आप बेफिक्र होकर आफ्टर योर सेकेंड ईयर एमबीबीएस आप एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हैं। हमारे सिस्टम में ये है कि ड्यूरिंग एमबीबीएस जो है वो बहुत कम स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं, लेकिन ये है कि जब उनका एमबीबीएस हो जाता है तो ड्यूरिंग देयर इंटर्नशिप और हाउस जॉब वो जो है स्टूडेंट्स वो यूएसएमएल स्टेप वन दे रहे होते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारा अपना सिस्टम भी तो इस तरह का है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को और प्रोफ्स को नहीं छोड़ सकते। अब जी क्वेश्चन आता है कि अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि पहले हम एप्लीकेशन का प्रोसीजर समझेंगे, उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि इसके सब्जेक्ट्स कौन-कौन से हैं और आपने स्टडी कैसे करनी है। तो इसकी जो जनाब यूएसएमएलई है स्टेप 1 इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो राउंड अबाउट $985 यूएस होती है, और ये जो भी सिटीज़न्स हैं आउटसाइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा उनके लिए जो है ये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस फ़िक्स कर दी गई है स्टेप 1 के लिए, स्टेप 2 की हम बाद में बात करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आपने जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने जो है वर्ल्ड डायरेक्टरी से देख लिया, और उसके बाद जो है आपने ईसीएफएमजी जिसको हम क्या कह रहे हैं, एजुकेशनल कमीशन ऑफ द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका जो है मैंने होम पेज लगाया हुआ है स्क्रीनशॉट। तो
आप वहाँ पर जाएंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, यहाँ पर फिर आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अटेस्टेशन करवानी होती है, अटेस्टेशन करवा के आपने वेरिफिकेशन करवानी है उनके जो सिस्टम है वहाँ से, और यहाँ पर फिर आपने ECFMG में अपना एक अकाउंट ओपन करना होता है, और अकाउंट ओपन करने की जो फीस है वो राउंड अबाउट $160 है। तो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अकाउंट ओपनिंग करनी होती है ECFMG में। और जब आप ECFMG में अपनी अकाउंट ओपनिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर आप अपनी जो एग्जामिनेशन फीस है जो कि राउंड अबाउट $985 है वो आप पे करते हैं, और इस तरीके से आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो वेयर टू टेक द एग्जामिनेशन, एग्जाम आप देते हैं कहाँ पे हैं? डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट मतलब सिटीज पाकिस्तान के अंदर भी हैं जहाँ पर आप अपना जिस इसको हम कहते होते हैं प्रोमेट्रिक कंप्यूटर टेस्टिंग सेंटर्स, ठीक है, प्रोमेट्रिक कंप्यूटर टेस्टिंग सेंटर्स। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, पाकिस्तान में भी कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, यहाँ पर आप एग्जाम दे सकते हैं। और बाकी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इनके प्रोमेट्रिक सेंटर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जहाँ पे आप कोई किसी भी जगह पे आप एग्जाम दे सकते हो। सो कमिंग ऑन टू द मेन थिंग कि जी तैयारी कैसे करनी है, तो सबसे पहले सिलेबस देख लें कि USMLE स्टेप 1 का जो सिलेबस है इसके अंदर अनाटमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, पैथोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी और बिहेवियरल साइंसेज है, बायोस्टैटिस्टिक्स और एपिडेमियोलॉजी हैं। ये वो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आएंगे, और या इन्हीं सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके स्टेप 1 के अंदर टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं कि सर हमें ये बताएं कि हमने इन सब सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी कैसे है, जो हमें किताबें पढ़ाई जा रही हैं क्या हम वो पढ़ें, क्या गाइटन पढ़ने से ही फिजियोलॉजी कवर होगी? ऐसा नहीं है, ठीक है। या जो है KLM पढ़ने से ही एनाटॉमी कवर होगी, या गाइटन या गेनोंग पढ़ने से ही फिजियोलॉजी होगी, या फलां फलां जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तो ऐसा नहीं है, इसके शॉर्टकट्स हैं। देखें बच्चे, बात ये है कि जहां पर एक चीज का ट्रेंड होता है ना, उसके लिए जो है वो शॉर्टकट्स, आपके जो सीनियर्स जो पहले से एग्जाम दे चुके होते हैं उसके लिए वो शॉर्टकट्स डिवाइस कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपके RMU के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है कि जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली जो USMLE का एग्जाम है उसके अंदर अपियर हो रहे हैं। तो अब डेफिनेटली जिन्होंने बहुत पहले पहले USMLE दिया होगा उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स की होंगी, ठीक है। जिन चीज़ों को नहीं पढ़ना था उन्होंने वो पढ़ ली, और जो काम करने वाले थे वो करके नहीं गए। तो डेफिनेटली जो अगले आने वाली नस्ल होगी वो उनको बताएंगे कि भाई देखो आपने फलां फलां चीज़ें स्टडी करनी है, फलां चीज़ें स्टडी नहीं करनी। फिर अगले वाले आने वाले जो हैं वो उस सक्सेस फार्मूला को, यानी कि जो सक्सेस फार्मूला है जो कि ऊपर से नीचे तक आ रहा है, वो उसको मजीद रिफाइन करते हैं। तो करते करते जब तक आप एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं तब तक एक बेहतरीन किस्म का सक्सेस फार्मूला जो है वो डिवाइस हो चुका होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको आती हैं कि जब आप जो आपके सीनियर्स हैं उनसे आप गाइडलाइन लेते रहते हो, वो आपको एग्जैक्ट पैट चीजें बताते हैं कि आपने क्या चीज स्टडी करनी है, कहाँ से स्टडी करनी है, और कितना पढ़ना होता है आपने, ठीक है। तो यहाँ से हम एक दफ़ा इसको रेज करते हैं, और मेरा क्या सजेशन है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए उसके बारे में मैं आपको कुछ जो गाइडलाइंस हैं जो कि बहुत कॉमन है हर जगह पे, मैं आपको अपनी तरफ से वो मैं बता देता हूँ कि इसमें ये होता है कि जो इसके लिए नंबर 1 पे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट। फर्स्ट आपके पास जो है वो जो मेन बुक है इसके लिए वो है USMLE स्टेप 1 फर्स्ट एड। This is the heart of your USMLE एग्जाम, स्टेप 1 एग्जाम। और ये इसके बगैर तो कोई गुजारा ही नहीं है। आपने USMLE की प्रेपरेशन, इस बुक को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, उसको समझना है, उसके कॉन्सेप्ट बनाने हैं। दूसरे नंबर पे जो है कुछ आपके पास क्वेश्चन बैंक्स हैं जिनकी आपने सपोर्ट लेनी होती है। उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत फेमस, वो है यू वर्ड, ठीक है। यू वर्ड है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो बहुत फेमस है उसके अंदर एम्बॉस है, और इसके अलावा जो है वो USMLE RX है।
तो ये जो है हमारे पास बेसिकली जो जिसको आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक्स जो है ये तीन किस्म के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यू वर्ड थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं हैं तो आपके लिए यू वर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एम्बॉस और यूएसएमएलई आरएक्स जो है ये मेरे ख्याल से अच्छे हैं अगर आप अभी इनिशिएट कर रहे हैं। बेसिकली जो यूएसएमएलई आरएक्स है इसको तो मैंने देखा है, ये जो है जिस तरह आप यूएसएमएलई की फर्स्ट एड की बुक पढ़ रहे हो ना, आप जस्ट वो यूएसएमएलई फर्स्ट एड की बुक का पेज नंबर लिखते हैं तो उस पेज से रिलेटेड जितने एमसीक्यूज हैं वो यूएसएमएलई आरएक्स आपको दे देते हैं। यानी कि आप बुक पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि यार ये मैंने दो चार पेजेस आज पढ़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूँ। तो उसके लिए वो जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स के लिए वो आप सिर्फ पेज नंबर लिखेंगे, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे तो वो यानी कि बिल्कुल यूएसएमएलई के पैटर्न के मुताबिक तो वो यूएसएमएलई आरएक्स आपको दे देता है। लेकिन आप चाहे यूएसएमएल आरएक्स कर रहे हैं या एम्बॉस कर रहे हैं, द बेस्ट क्वेश्चन प्रेजेंट फॉर द यूएसएमएल स्टेप 1 एग्जाम या स्टेप 2 एग्जाम, दैट इज द यू वर्ड। यू वर्ड इज द बेस्ट टेस्ट। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा क्वाइट डिफिकल्ट है। अगर आपको लगता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्वाइट वीक हैं, तो आप एम्बॉस या यूएसएमएल आरएक्स को भी साथ के साथ, जैसे जैसे यूएसएमएल की फर्स्ट एड की बुक आप पढ़ रहे हो, आप इसको भी कवर करते रहो ताकि आपकी बुक जो है वो बनती रह जाए। और उसके साथ साथ आप यू वर्ड भी करते रहें। यू वर्ड में बेसिकली इस टाइम आई थिंक सो कि 3700 टू 3800 जो है वो क्वेश्चंस हैं विद एक्सप्लेनेशंस, तो आप उसको वहां से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपने यूएसएमएल फर्स्ट एड की बुक पढ़ ली और उसके साथ साथ आप यू वर्ड भी करते जा रहे हो, तो देन जो है यहाँ पर एक चीज और जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि सर हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत वीक है, तो क्या कोई सपोर्टिंग मटेरियल है कि जहाँ से हम कुछ स्टडी कर लें, कुछ पढ़ लें। ठीक है, तो जो अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं जो कि सपोर्टिंग मटेरियल वो यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर जो पैथो है खास तौर पे, पैथो का तो एक ही शहजादा है, दैट इज पैथोमा। पैथोमा इज द बेस्ट वीडियो सीरीज फॉर द यूएसएमएलई पैथोलॉजी कोर्स। ठीक है, और इसके अलावा जो है जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए एक और है, दूसरा क्या नाम है उसका, बोर्ड्स एंड बियॉन्ड। ठीक है, बोर्ड्स एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो ये भी एक वीडियो सीरीज है जिसके अंदर ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ, ये जितने भी सब्जेक्ट्स आपके लिखे हुए हैं, यहाँ से पेन हम चेंज कर लेते हैं, काफी हो गया इस। अच्छा, ये जितने भी सब्जेक्ट्स आपके लिखे हुए हैं ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है बेसिकली बोर्ड एंड बियॉन्ड जो है ये इसको कवर करता है। उसमें एनाटॉमी भी है, फिजियोलॉजी भी है, बायोकेमिस्ट्री भी है, फार्मा, इम्यूनो, बिहेवियरल साइंसेस, बायोस्टैटिस्टिक्स। तो इसकी सारी की सारी जो वीडियोस है वो बेसिकली बोर्ड्स एंड बियॉन्ड के अंदर प्रेजेंट हैं, जो कि मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा एक सोर्स है अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स बनाना चाहते हो। ठीक है, इसके अलावा जो अक्सर स्टूडेंट्स को देखा गया है कि वो, मैंने खुद भी इवन अपने थर्ड ईयर के अंदर भी, जो माइक्रो है, माइक्रो जो है वो अक्सर लोग स्केची से करते हैं। मैंने भी स्केची से की थी। स्केची इज वेरी गुड इलस्ट्रेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, और ये आपको याद भी रह जाती है, बड़ा अच्छा उसने समझाया भी हुआ है उसके अंदर, और याद करने के टिडबिट्स भी वो आपको देता रहता है कि आप किस तरह एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। बल्कि स्केची ने ना सिर्फ माइक्रो बल्कि फार्मा की भी स्केची मौजूद है। तो स्केची से आप माइक्रो और फार्मा कर सकते हैं, बोर्ड्स एंड बियॉन्ड से बाकी सारे सब्जेक्ट कर सकते हैं, और पैथोमा जो है वो आपकी पैथोलॉजी को कवर करती है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज आपको और बता दूं, तैयारी के वे काफी सारा टाइम हमारा लग गया। इसमें मैं एक चीज और बता दूं कि इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस काफी सारे अराइज होते हैं, उसके अंदर नंबर 1 है फिजियोलॉजी और नंबर 2 पे है पैथोलॉजी। ये दो चीजें, क्योंकि फिजियोलॉजी इज कंसिडर्ड टू बी द मदर ऑफ मेडिसिन, तो फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी जो है या पैथोफिजियोलॉजी बेसिकली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूएसएमएल एग्जामिनेशंस। ठीक हो गया, और इसका मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि जो इसका पासिंग क्राइटेरिया है अब वो ऑलमोस्ट 196 स्कोर्स पे चल रहा है। ठीक है, और जब आप एक दफ़ा अपनी प्रेपरेशन को मुकम्मल कर लेते हो, जो मैंने सारी की सारी चीज़ें पीछे बताई हैं, तो जो लास्ट पे आप जो है वो कुछ रिव्यू, वो भी हैं, फ्लैश कार्ड्स भी होते हैं, रिव्यू कार्ड्स भी हैं। इसके लिए भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं।
ठीक है, तो वहां से जो है वो रिव्यू फ्लैश कार्ड्स मिल जाते हैं और आप उसके अंदर वन बाय वन जितने भी फ्लैश कार्ड्स हैं आप उनको रिव्यू करते रह जाते हैं। और कुछ लोग हैं कि जो कहते हैं जी हम सर थोड़े बुकिश हैं, हमसे ये ऑनलाइन वाला काम इतना नहीं होता। तो जब आप यू वर्ड परचेज करते हो ना, तो यू वर्ड के अंदर भी आपको एक फीचर मिलता है कि जिसके अंदर आप अपने फ्लैश कार्ड आप अपने अलग अलग बनाते रहते हो, कि कोई क्वेश्चन है आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे बार बार भूल रही है, तो आप अलग से अपने नोट्स जो हैं वो वहाँ पर लिखते चले जाते हैं, बना लेते हैं, और फिर आप उसी को रिव्यू करते रह जाते हैं बार बार। सो रिवीजन इज द की फॉर द सक्सेस इन द यूएसएमएल एग्जामिनेशन। ठीक है। और जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन जो है वो फिर आप जो फाइनल स्टेप है वो ये है कि जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, कि आप उससे पहले कि एग्जामिनेशन की डेट लें, आप अपने कुछ सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ टूल्स हैं कि जिसमें आप अपने आप को सेल्फ असेसमेंट आप अपनी बनाते हो। ठीक है। उसके अंदर जो सबसे जो बेस्ट टूल है आई थिंक वो है NBME। NBME के एग्जाम्स हैं जो कि जितने भी जो एग्जामिनर्स हैं जो बेसिकली यूएसएमएलई का पेपर सेट करते हैं, उन्होंने ये जो है NBME का जो है वो एक पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे आप जाकर जो NBME के टेस्ट्स हैं वो आप टेस्ट देते हैं। तो इसमें अक्सर जो लोग हैं जो यूएसएमएलई कर रहे होते हैं तो NBME के स्कोर्स देख लेते हैं कि अगर हमारे NBME में स्कोर बहुत अच्छे आ रहे हैं तो फिर वो अपनी एग्जाम की डेट जो है उसको फाइनल कर देते हैं। यानी कि इसमें होता ये है कि अगर NBME में आपके जो स्कोर्स हैं वो ऑलमोस्ट 70% या उससे अबव आ रहे हैं, 70% टू 75% तक आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन आपने थोड़ा बुरा भी परफॉर्म कर लिया तो फिर भी आप आराम से 196 तक पहुंच जाते हैं। यानी कि अगर आपके NBME में 220 और 215 210 तक भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी अच्छी है, इट इज़ द बेस्ट टाइम टू गिव द एग्जामिनेशन, और इसमें आप मजीद आगे अपना डिले ना करें। सो this is all about how you are going to prepare for your USMLE Step 1 एग्जामिनेशन। इस पे मैंने बहुत डिटेल में इसलिए बात की क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं कि सर हमने तैयारी कैसे करनी है और किस तरह चलना है। मैं दोबारा से एक दफ़ा आपको रिवाइज भी कर देता हूँ कि हमने क्या क्या बात की, उतनी डिटेल में तो नहीं लेकिन मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ दोबारा से। पहले मैंने आपको ये बताया कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन सब की तैयारी के लिए जो बुक रिकमेंडेड है, द बुक रिकमेंडेड इज व्हाट, USMLE फर्स्ट एड। ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमने बात ये की कि अगर आप अपनी रिव्यू वीडियोस आप देखना चाहते हैं कि जी हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं हैं, तो उसके लिए जो सोर्स है नंबर 1 इज पैथोमा, नंबर 2 इज द बोल्ड एंड बियॉन्ड, और नंबर 3 पे स्केची। बायोकेमिस्ट्री के लिए भी एक पोर्टल है जिसको पिक्सल्स कहते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं वहाँ पर, पिक्सल्स। तो वहाँ पर बायोकेमिस्ट्री की इलस्ट्रेशन भी बहुत अच्छी है, लेकिन बोर्ड्स एंड बियॉन्ड विल कवर योर बायोकेमिस्ट्री एज वेल। सो उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे हमने ये बात की कि कौन सा क्वेश्चन बैंक जो है वो बेस्ट है इसके लिए। तो उसके लिए जो है वो वन एंड ओनली यू वर्ड इज द किंग फॉर द USMLE। लेकिन अगर आपको लगता है कि यू वर्ड मेरे लिए मुश्किल है, मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े वीक हैं, तो आप जो है वो स्टेप फर्स्ट एड के साथ साथ जो है वो USMLE RX भी कर सकते हो। ठीक हो गया। फोर्थ नंबर पे हमने बात की कि रिगार्डिंग के एक दफा आपकी बुक हो गई है कंप्लीट तो आप जो है वो रिव्यू फ्लैश कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स को आप देख सकते हैं। ठीक है। इसमें आपकी रिवीजन हो जाएगी। और फिफ्थ नंबर पे अब आपको लगता है कि आपने ये सारी की सारी प्रेपरेशन कर ली है, तो देन आप क्या करते हो कि जो है वो NBME के जो फाइनल एग्जाम जो फाइनल जो आपके पास पेपर्स हैं अपनी सेल्फ असेसमेंट के लिए, NBME के आप टेस्ट देते हैं। NBME के अलावा जब आप यू वर्ड परचेज करते हैं उसके अंदर भी कुछ रेडीमेड टेस्ट जो हैं वो सेल्फ असेसमेंट के लिए प्रेजेंट हैं, तो आप यू वर्ड वाले भी कर सकते हो, उनको हम कहते हैं यू वर्ड एसेज। लेकिन NBME इज द बेस्ट असेसमेंट टूल दैट आई कैन थिंक ऑफ। ठीक है। और जो पासिंग क्राइटेरिया है दैट इज बेसिकली 196, तो आपने 196 के स्कोर को क्रॉस करना है। ओके।
सो व्हाट इज माय गाइडलाइन कि आप अगर यूएसएमएल स्टेप 1 कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। उसके अंदर नंबर 1, स्टार्ट योर अर्ली प्रेपरेशन, गेट फेमिलियर विद द एग्जाम फॉर्मेट, चूज द राइट स्टडी मटेरियल, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। सीक द गाइडेंस फ्रॉम योर सीनियर्स which is very very important. Focus on understanding the concept because USMLE is all about testing your concepts. It is very important. Create a study schedule, और उसके बाद है जी प्रैक्टिस विद सैम्पल क्वेश्चंस एंड एग्जाम्स. इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So this is all about the USMLE step 1, and now we will move on to the USMLE step 2. सो यूएसएमएल स्टेप 2 जो है बेसिकली, पहले ये होता था कि यूएसएमएल स्टेप 2 के दो पार्ट्स होते थे. वन वाज स्टेप 2 सी के एंड अदर वाज स्टेप 2 सी एस. लेकिन बाद में ये हुआ कि यूएसएमएल स्टेप 2 सी एस जो है इसको कैंसिल कर दिया गया. इनफैक्ट व्हेन इन इन अबाउट 2020 व्हेन आई वाज डूइंग माय हाउस जॉब, तो इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई थी कि यूएसएमएल स्टेप 2 सी एस को जो है वो इबॉलिश कर रहे हैं. तो इसकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो ऑलमोस्ट जाकर 2021 के अंदर जो है वो यूएसएमएलई ने, एनबीएमई ने इसको अनाउंस कर दिया था कि जिसके अंदर उन्होंने यूएसएमएलई स्टेप 2 सीएस को जो है वो कंप्लीटली एब्सोल्यूट कर दिया. एंड नाउ यूएसएमएलई स्टेप 2 इज ओनली सीके. so it was a good news for all the USMLE applicants. तो अब यूएसएमएल स्टेप 2 जो है, ये जो उसका जो गोल ऑफ द यूएसएमएल स्टेप 2 है, जिसको हम सीके कह रहे हैं, it ensures that due attention is devoted to the principles of the clinical sciences and the basic patient-centered skills, but it is always under supervision of some expert doctor. ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली ये इसका गोल है कि ये क्लिनिकल साइंसेज और बेसिक पेशेंट सेंटर्ड स्किल्स अंडर द सुपरविजन ऑफ सम एक्सपर्ट डॉक्टर जो है, तो उसको उसकी श्योरिटी के लिए है. तो इसके अंदर जो है वो द क्वेश्चंस आर मोर रिलेटेड टू योर फोर्थ ईयर एंड फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो भी इसी तरीके से जैसे यूएसएमएल स्टेप 1 हुआ था कि ये भी आपके पास 1 डे एग्जामिनेशन होता है. इसके अंदर टोटल 9 आवर्स का ये सेशन है और इसके अंदर टोटल 8 ब्लॉक्स होते हैं. वहाँ पर 7 ब्लॉक्स थे, यहाँ पर टोटल 8 ब्लॉक्स हैं आपके पास. ठीक है, एवरी ब्लॉक इज अबाउट 60 मिनट्स. इसके अंदर भी आपको 45 मिनट की ब्रेक होती है और 15 मिनट्स ऑफ ऑप्शनल ट्यूटोरियल के मिलते हैं. और इसके अंदर भी वही तरीकेकार है कि आप जो है वो डिफरेंट ब्लॉक्स के बाद आप 1 घंटे की ब्रेक को जो है वो अवेल कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज टोटल ऑफ 9 आवर टेस्टिंग सेशन. और इसका जो हर ब्लॉक है इसके अंदर भी जो क्वेश्चंस हैं दे कैन नेवर एक्सीड अबव 40. और ये ऑलमोस्ट जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं दे विल नेवर एक्सीड 318. सो मिनिमम टाइम allotment for the break is the 45 minutes and the 15 minutes is the optional tutorial. सो इसका एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो भी एग्जैक्टली सिमिलर है टू द यूएसएमएल स्टेप 1 कि इसकी एग्जामिनेशन फीस आपके पास 985 यूएस डॉलर्स है इफ़ यू आर आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा. तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले ECFMG पे जाकर अपना अकाउंट ओपन करना होता है. वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की नंबर 1 पे है वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स. देन यू विल हैव टू ओपन योर अकाउंट ऑन द ECFMG, जिसमें जो है इनकी अपनी जो है ये फीस भी है आपके पास. ठीक है, जो कि अराउंड अबाउट 160 यूएस डॉलर्स बनती है. और फिर आप अपना एग्जाम बुक कर लेते हैं जिसकी जो है 985 यूएस डॉलर्स फीस है. सो क्लिनिकल नॉलेज व्हेन टू टेक द एग्जामिनेशन, आपके पास ये ऑप्शन है कि यूएसएमएलई स्टेप 1 और स्टेप 2 ये आप किसी भी टाइम दे सकते हैं राइट आफ्टर यूर सेकेंड ईयर ऑफ MBBS. ठीक है, आप ये दोनों, चाहे आप पहले स्टेप 2 दे लें फिर स्टेप 1 दें, या आप पहले स्टेप 1 दे दें स्टेप 2 दे दें, तो इसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है कि जिस स्टेप 2 में अपेयर होने के लिए स्टेप 1 का पास होना जरूरी है. नो, आप स्टेप 2 भी दे सकते हैं, स्टेप 1 भी दे सकते हैं. लेकिन ये चीज़ है कि जो स्टेप 3 है बेसिकली, उसके लिए आपका USML स्टेप 1 एंड स्टेप 2 बोथ मस्ट बी पास.
ठीक है। और दूसरी एक चीज आप हमेशा माइंड में रखें कि यूएसएमएलई स्टेप 1 जो है बेसिकली, इसको तो उन्होंने पास या फेल रखा हुआ है क्राइटेरिया, बट यूएसएमएलई स्टेप 2 जो सीके है, इसके अंदर स्कोरिंग सिस्टम है, इसके अंदर पास फेल नहीं है। सो योर marks or your scores in the step 1 doesn't matter, but your scores in the USMLE step 2 CK, they matter a lot when you are applying for the residency program in the US. Okay. सो यूएसएमडी है या आप इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट हैं, दे नीड टू पास स्टेप 1 एंड स्टेप 2 सीके टू बिकम एलिजिबल टू अप्लाई इन द यूएस रेजिडेंसी प्रोग्राम। ठीक है। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 सीके के बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन द यूएस रेजिडेंसी प्रोग्राम। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी है जो इस मेडिकल लाइसेंस के गिर्द घूम रही होती है। ये है वो जी आपका ड्रीम। दिस इज बेसिकली दैट सर्टिफिकेट दैट यू नीड टू एक्वायर। ये जो ECFMG की तरफ से आपको मिल रहा होता है कि दिस इज बेसिकली द सर्टिफिकेट फॉर द रेजिडेंसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही है वो स्टोरी जिसके लिए जब आपको रेजिडेंसी वहाँ पर जब आपके एग्जाम पास हो जाते हैं तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। So now coming on to the step three. Step three is basically it is offered at the pro-metric centers in the United States and its territories. ये आप step three का एग्जाम आप पाकिस्तान में या बाकी कहीं पर नहीं दे सकते, ये सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और उसकी टेरिटरीज के अंदर ही होता है। और एक मैं आपको पहले ही बात बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 जो है वो पास हो गया तो जी इसका मतलब ये है कि जी आपको वहाँ पर रेजिडेंसी मिल जाएगी। नो, एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा नहीं है। बेसिकली आपको इसके लिए, क्योंकि देखें कोई भी जॉब इंटरव्यूज होने हैं, जॉब इंटरव्यूज के अंदर सिलेक्शन होनी है। अगर फॉर एग्जांपल एक जगह पर जो है वो रेजिडेंसी की सीट्स अनाउंस होती हैं तो जितने भी कैंडिडेट्स आए हुए होंगे डेफिनेटली सबके पास ही स्टेप 1 भी है और स्टेप 2 भी पास है उनका। ऐसे ही है ना, स्टेप 1 भी उनका पास है, स्टेप 2 पास है, लाइसेंस है, तो वो वहां पे अप्लाई कर रहे हैं ना। लेकिन अब यहाँ पर उन कैंडिडेट्स के अंदर वो हॉस्पिटल किसको सिलेक्ट करेगा अपनी रेजिडेंसी के प्रोग्राम के लिए? पहले नंबर पे वो उसको सिलेक्ट करेगा जिसके पास एटलीस्ट कोई ना कोई अमेरिकन एक्सपीरियंस हो। दैट्स वाई जब आपके स्टेप 1 स्टेप 2 पास हो जाते हैं तो आपने सुना होगा कि एग्जाम पास भी हो गया लेकिन रेजिडेंसी मैच नहीं हो रही। वो इसीलिए नहीं हो रही, नंबर 1 आपके पास अमेरिकन एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। दूसरे नंबर पे अब कोई भी इंटरव्यू लेने वाला है उसको तो बेस्ट से बेस्ट बंदा चाहिए। आपने रिसर्च वर्क करना होता है। यू विल हैव टू मेक यूर CV बेटर। उसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो रिसर्चेज आपने की हो या आपने कभी कोई ऑडिट किया हो, मेडिकल ऑडिट किया हो, ठीक है, रिसर्चेज की हो, आपने कोई लाइक छोटे छोटे डिप्लोमाज किए हुए हैं, कोई फैमिली मेडिसिन का, कोई डायबिटीज का, कोई पब्लिक हेल्थ का डिप्लोमा किया हुआ है, तो एवरीथिंग विल मैटर व्हेन यू आर मेकिंग योर CV। तो आपके इंटरव्यू के अंदर ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। और स्पेशली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर गेटिंग द रेजिडेंसी इज योर अमेरिकन एक्सपीरियंस। इसलिए जिनका स्टेप 1 स्टेप 2 पास होता है उनको अगर वहां पर कोई पेड रेजिडेंसी भी करनी पड़े कि वहां पे उनको पे करके उनका एक्सपीरियंस गेन करना पड़े 3 महीने 4 महीने का, तो वो लोग करते हैं। इसलिए जो एग्जामिनेशन फीस तो हालांकि आपने देखा कि वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो एक IMG है उसका जो खर्चा हो जाता है USMLE का स्टेप 1 और स्टेप 2 के अंदर, वो राउंड अबाउट 15,000 US डॉलर से लेकर 21,000 US डॉलर्स तक हो जाता है। और इस टाइम डॉलर जो है वो ऑलमोस्ट चल रहा है 280 के नज़दीक, नज़दीक 279 पॉइंट समथिंग चल रहा है, 280 चल रहा है। तो ये राउंड अबाउट आपके हमारे पाकिस्तानी में ये जो प्राइस है ऑलमोस्ट 56 lakhs के करीब बन जाती है। ठीक है, 56 लाख टू 57 लाख। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं अपने बलबूते पे USMLE कर लूंगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको अपनी फैमिली सपोर्ट और उसके ज़रिए से ही ये काम चल सकता है कि आप अगर इसको प्रसूट करना चाहते हैं। देन USMLE रेजिडेंसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अगर आपको वहाँ पर रेजिडेंसी मिल जाती है तो होता क्या है कि अक्सर कि क्योंकि रेजिडेंसी मिलने के बाद ये नहीं है कि रेजिडेंसी मिली और आप फौरन से स्टेप 3 में अपेयर हो गए। नो, यूएस रेजिडेंसी मिलने के बाद एट लीस्ट 1 ईयर जो है वो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द स्टेप 3।
ठीक हो गया। तो स्टेप 3 के लिए फिर अक्सर जो हमारे यहाँ के जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं जो वहाँ पर जाते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे ही रेजिडेंसी उनको मिली, तो रेजिडेंसी का, क्योंकि एक ही साल के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं, तो जो पहला साल रेजिडेंसी का होता है उसके अंदर वो रज के प्रेपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं। और 1 साल के बाद जो है वो बेसिकली अपना वो स्टेप 3 के अंदर अपेयर होते हैं। तो स्टेप 3 आपने देना ही वहीं पे होता है। इसकी जो है वो मतलब किस तरह देते हैं उसके बारे में मैं आपको मोटा-मोटा गाइड कर देता हूँ। बेसिकली स्टेप 3 है क्या और उसके बाद क्या होता है। स्टेप 3 इज़ बेसिकली 2 डे एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? तो आपने स्टेप 1 दिया था, दैट वाज़ ऑलमोस्ट 8 आवर एग्ज़ामिनेशन, 9 आवर एग्ज़ामिनेशन वाज़ योर स्टेप 2 सीके, और ये जो है ऑलमोस्ट 16 आवर्स का एग्ज़ामिनेशन होता है जो कि 2 दिन चलता रहता है, जिसमें ऑन द फर्स्ट डे ऑफ टेस्टिंग इज़ द 7 आवर सेशन, ऑन द सेकंड डे ऑफ टेस्टिंग इज़ द 9 आवर सेशन, और जो फर्स्ट डे ऑफ टेस्टिंग है उसके अंदर आपके पास 232 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, विच आर डिवाइडेड इनटू द 6 ब्लॉक्स, और हर ब्लॉक जो है उसके अंदर 38 टू 39 क्वेश्चंस होते हैं, और उसके लिए जो एक ब्लॉक के लिए गिवन टाइम है वो उसी तरीके से 60 मिनट्स होता है, और ब्रेक टाइम आपके पास ऑलमोस्ट 50 मिनट्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर ऑप्शनल ट्यूटोरियल के 5 मिनट्स हैं। और ऑन द सेकंड डे ऑफ एग्जामिनेशन यू हैव ऑलमोस्ट 9 आवर सेशन, और इसके अंदर जो ऑप्शनल ट्यूटोरियल है दैट इज ऑलमोस्ट 5 मिनट्स, 180 इसके अंदर एमसीक्यूज हैं, 6 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइडेड हैं, और 30 क्वेश्चंस होते हैं इन ईच ब्लॉक, ठीक है। और आपको हर ब्लॉक के लिए 60 मिनट्स दिए जाते, ईच ब्लॉक सॉरी 45 मिनट्स का होता है, और इसके अंदर सीसीएस ट्यूटोरियल के 7 मिनट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर 13 केस सिमुलेशंस भी हैं प्रेजेंट इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो है वो ईच जो केस सिमुलेशन है दैट इज ऑलमोस्ट 10 to 20 मिनट्स ऑफ ड्यूरेशन। So coming on to the main questions, what are the pros and cons of the USMLE examination? Pros इसके definitely हैं। नंबर 1 इस टाइम हाईएस्ट पेइंग जो डॉक्टर्स हैं वो आपके पास यूएसएमएलई के हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इवन आप जब रेजिडेंसी में जाते हो, हालांकि आप जस्ट रेजिडेंसी में गए हैं, तो वहां पर भी ऑलमोस्ट आपको 67,000 यूएस डॉलर्स पर एनम जो है, यानी कि पर ईयर आपको इतनी मिल रही होती है, यानी कि अगर हम हिसाब बनाएं तो ये ऑलमोस्ट 5700 यूएस डॉलर पर मंथ बनता है ड्यूरिंग द रेजिडेंसी प्रोग्राम, जो आपके वहां पे रहने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप डॉक्टर्स का इंटरव्यू करें तो वो यही कहते हैं कि ऑलमोस्ट इसके अंदर 2500 टू 2800 यूएस डॉलर जो हैं वो सेव भी कर लेते हैं वहाँ पे अपने सारे अखराजात निकाल कर, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि हाईएस्ट पेइंग जॉब है। इसके अलावा जो है और क्या प्रोज हैं कि अगर किसी का है कोई अमेरिकन ड्रीम के साथ, अगर कोई आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इफ़ यू आर हैविंग अमेरिकन ड्रीम, तो डेफिनेटली उनके लिए भी अमेरिका जो है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और भी इसके बहुत ज़्यादा प्रोज हैं कि जब आपके सारे के सारे स्टेप्स आपके क्लियर हो जाते हैं, तो उसके बाद आप ऑल ओवर, क्योंकि सबसे इस टाइम बेस्ट जो मेडिकल लाइसेंस है दैट बिलोंग्स टू द अमेरिका। अगर आपके पास यूएस का मेडिकल लाइसेंस है तो यू कैन प्रैक्टिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप चाहे ऑस्ट्रेलिया में जाएं, चाहे कनाडा में जाएं, चाहे आप न्यूजीलैंड में जाएं, चाहे आप आयरलैंड में जाएं, कहीं भी आप जाना चाहते हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको उनके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ जो है इसके कॉन्स भी हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। फर्स्ट नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो तो हमारे पास डेफिनेटली नंबर 1 पे फिनेंशियल ही आ जाता है कि फिनेंशियल जो है वो, क्योंकि खर्चा जो है वो ऑलमोस्ट 20,000 यूएस डॉलर्स का खर्चा है जो आपको करना पड़ता है। सारे स्टेप्स क्लियर करने के बाद भी आपके ऊपर कोई स्टैंप नहीं लग जाती कि आपको वहां पर जॉब मिलेगी ही मिलेगी। नो, दैट्स नॉट द केस। सो थोड़ा सा, क्योंकि अब जॉब्स की मैं आपको पहले ही बता दूं कि 2016 का मैंने कहीं पे एक रिव्यू पढ़ा था कि वहां पर टोटल 2016 में 52% जो आईएमजीज हैं मैच हो सके थे। और अब तो आप अब खुद देख लें कि 8 साल के बाद, नाउ दिस इज 2024, तो अब क्या परसेंटेज होगी ना, यानी कि अगर 100 डॉक्टर्स ने यूएसएमएलई सारा पास भी किया हुआ था तो उसमें सिर्फ 52% जो हैं वो जॉब लेने के काबिल हुए थे, रेजिडेंसी में मैच हुए थे। तो अब जो है वो हालात डेफिनेटली वो इससे बहुत ज़्यादा वर्सन हो चुके हैं, रश मज़ीद बढ़ गया है, इन्फ्लेशन जो है वो मज़ीद बढ़ गई है। इसके अलावा जो है वो अमेरिका में जाके आपको जो है रोटेशंस भी करनी पड़ती हैं।
और क्रेडिट स्कोर भी आपको जो है अपना जो है वो बेहतर करना पड़ता है, ठीक है। तो अमेरिका में बगैर क्रेडिट स्कोर के यू कैन नॉट फाइंड इवन एन अपार्टमेंट देयर, आपको ट्रांसपोर्ट का भी इशू होगा। और सेकेंडली जो रोटेशंस हैं, तो रोटेशंस जब आप वहाँ पर करने जाएंगे तो दैट विल बी आल्सो वेरी मच कॉस्टली as far as our currency is concerned. So this is all about the USMLE step 1, step 2 and step 3. I hope कि आपने बहुत चीज़ें नई लर्न की होंगी। और I will just suggest you to chase your dream, आप अपने ड्रीम को फॉलो करें, उसी के मुताबिक चलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो you are free to ask me any questions in the comment section as well. Thank you so much.